आज से करीब 20,000 साल पहले की ये कहानी है, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहकर जीवन बिताया करते थे। यूरोप के ठंडे इलाकों में रहने वाले ये लोग शिकार करके ही अपना गुजारा करते थे। हर कोई मिलकर काम करता, साथ शिकार करता और सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करता था। इसी तरह के एक कबीले का सरदार था ताऊ। सर्दियां आने में अभी कुछ महीने बाकी थे, इसलिए वो अपने कबीले के लोगों के साथ बड़े शिकार की तलाश में निकला था, ताकि ठंड के मौसम के लिए खाना जमा कर सके। एक दिन उन्हें जंगली भैंसों का विशाल झुंड दिखाई देता है। सभी शिकारी धीरे धीरे रेंगते हुए उनके करीब पहुंचते हैं। जैसे ही सही मौका मिलता है, ताऊ हमला करने का संकेत देता है और सभी शिकारी एक साथ भैंसों पर टूट पड़ते हैं। खतरा महसूस करते ही भैंसों का झुंड घबरा कर भागने लगता है। भागते भागते कई भैंसे सामने की गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन उनमें से एक ताकतवर भैंसा बच जाता है और गुस्से में ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ दौड़ पड़ता है। केड़ा पहली बार शिकार पर आया था, उसे खतरे से बचने का अनुभव नहीं था। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए चिल्लाकर कहता है, लेकिन डर के कारण केड़ा भागने लगता है। तभी भैंसा उसे अपने सींगों पर उठाकर खाई की तरफ दौड़ पड़ता है। अपने बेटे को खतरे में देखकर ताऊ तुरंत भाला फेंकता है। भाला भैंसे को लग जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो केड़ा को नहीं छोड़ता और उसे खाई के ऊपर उछाल देता है। और यही से हमारी कहानी एक हफ्ते पहले के समय में चली जाती है। एक हफ्ते पहले कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे थे। पत्थरों को तराश कर तेज हथियार बनाए जा रहे थे। ये सिर्फ तैयारी ही नहीं थी, बल्कि एक तरह की परीक्षा थी। जो सबसे तेज और नुकीला हथियार बनाता, वही शिकार के लिए चुना जाता। इस परीक्षा में केड़ा भी सफल हो जाता है। केड़ा की माँ ताऊ से कहती है कि वो केड़ा को शिकार पर अपने साथ न ले जाए। वो अभी छोटा बच्चा है और उसे खोने का डर उसकी माँ को परेशान कर रहा था। लेकिन ताऊ कहता है कि सर्दियां आने वाली है और इस समय शिकार करना जरूरी है। अगर वो शिकार पर नहीं गए तो पूरा कबीला भूख से मर सकता है और आगे चल के उसे मेरी जगह लेनी होगी। इसलिए केड़ा को खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह कबीला शिकार के लिए निकल पड़ता है। केड़ा की माँ को उसके बेटे के लिए चिंता होती है, लेकिन ताऊ उसे भरोसा दिलाता है कि उनका बेटा सुरक्षित रहेगा। वो लोग शिकार के लिए निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक और कबीला मिलता है और वो भी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने निकले हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक पत्थर के ढांचे तक पहुंचते हैं, जिसे उनके पूर्वजों ने बनाया था। ये जगह उन लोगों की याद में बनाई गई थी जिन्होंने इस कठिन यात्रा में अपनी जान गंवाई थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है, जिसे वो भाले से घायल कर देते हैं। ताऊ केड़ा से कहता है कि वो उस सुअर को खत्म करे, लेकिन केड़ा पहली बार शिकार देख रहा था और वो घबरा जाता है। वो सुअर को मार नहीं पाता। तब ताऊ खुद खंजर से उस सुअर को खत्म कर देता है और अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि ये जंगल है, यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रह सकते हैं। रात को सब आग के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो ताऊ सबको अलर्ट रहने को बोलता है और तभी अचानक वहाँ एक शेर हमला करता है और एक लड़के को उठाकर ले जाता है। वो लड़का केड़ा का दोस्त होता है। अगली सुबह सब मिलकर उसके दोस्त की याद में छोटी सी समाधि बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कई दूर चलने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। वो चलते चलते थक जाते हैं और एक गुफा में रात बिताने का फैसला करते हैं। वही ताऊ केड़ा के हाथ पर तारों के निशान बनाता है और उसे बताता है कि आसमान के तारे रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो इन्हें देखकर घर लौट सकता है। सुबह फिर से वे शिकार की तलाश में निकलते हैं और उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यहीं से कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है, जहां भैंसे ने केड़ा को खाई से उछाल दिया था। केड़ा नीचे गिरता है, लेकिन चट्टानों के बीच एक पत्थर पकड़कर लटक जाता है। ताऊ उसे हिम्मत देता है, मगर अचानक वो पत्थर टूट जाता है और केड़ा नीचे गिर जाता है। ताऊ उसे बचाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद तुम्हारा बेटा मर चुका होगा और हम तुमको खोना नहीं चाहते। तुम हमारे सरदार हो। ताऊ पूरी रात वही बैठकर अपने बेटे को पुकारता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और उसे समझ आ जाता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह वो केड़ा की याद में पत्थर की समाधि बनाकर वापस कबीले की ओर लौट जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है और उसके होठ को खाने जाता है। केड़ा की आँख खुलती है और वो गिद्ध को खुद से दूर करता है।
वो जिंदा है, बस गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। वो अपने पिताजी को पुकारता है पर वो लोग दूर निकल चुके हैं। वो समझ जाता है कि अब उसे खुद ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होगा। बारिश शुरू हो जाती है और खाई धीरे धीरे नदी में बदलने लगती है। मौका देखकर केड़ा पानी में छलांग लगा देता है और बेहोश हो जाता है। बहते बहते दूसरी जगह पहुंच जाता है। उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। वो लकड़ियों की मदद से अपने पैर को बांधता है और धीरे धीरे चलने लगता है। वो अपने पिताजी को ढूंढने उसी चट्टान पे वापस जाता है और उसे वहाँ खुद की पत्थरों से बनी समाधि दिखती है तो वो रोने लगता है। तभी केड़ा को कुछ आवाज सुनाई देती है। केड़ा डर जाता है और एक सूखे झाड़ पर चढ़ जाता है और सारी रात वही बिताता है। अगले दिन उसे प्यास लगती है तो वो नीचे उतरता है और पानी पीता है। तभी भेड़ियों का झुंड उसके पीछे लगता है। ये खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। उनमें से एक भेड़िया इसका पाँव पकड़ लेता है पर केड़ा उस पे चाकू से वार करता है तो वो भेड़िया घायल हो जाता है और ये झाड़ पर वापस चढ़ जाता है। सारी रात भेड़िए उसके उतरने का इंतजार करते हैं और सुबह सब भेड़िए वापस चले जाते हैं। बस वो घायल भेड़िया वही पड़ा होता है। वो सबसे पहले एक भाला बनाता है, नीचे उतरता है, भेड़िए के पास आता है। केड़ा उसे मारने जाता है पर केड़ा को भेड़िए पर दया आ जाती है तो वो उसे नहीं मारता। वो भेड़िए को उठाने जाता है पर उसे डर लगता है कि ये काट ना ले, इसलिए वो पहले भेड़िए के मुंह को पट्टी से बांध देता है और उसे उठाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लकड़बग्गों का झुंड दिखता है। उनसे बचने के लिए वो लोग गुफा में चले जाते हैं। अगली सुबह वो एक पौधे से जड़ी बूटी बनाकर अपने जख्म पर लगाता है और पानी पी रहा होता है। तभी भेड़िया अपने पंजों से मुंह की पट्टी खोल लेता है। ये भेड़िए को पानी देने जाता है तो भेड़िया उसे डराता है तो ये पानी का कटोरा उसके पास रख देता है और भेड़िया पानी पीने लगता है। केड़ा उस भेड़िए को भी जड़ी बूटी लगाने लगता है। वो बाहर जाता है और खरगोश पकड़कर ले आता है और वो उसे कच्चा खाता है तो भेड़िया उसकी ओर देख रहा होता है तो वो उसे दूर भगाता है। वो खरगोश को पकाता है और खुद खाता है। दरअसल केड़ा ये बताना चाहता है भेड़िए को कि यहाँ का लीडर मैं हूँ और फिर वो उसे खाने को भी दे देता है। केड़ा उसका नाम अल्फा रखता है। केड़ा को घर की बहुत याद आती है तो वो अपने हाथ में बने टैटू को देखता है और आसमान के सितारों को देखता है और अल्फा को बोलता है कि मुझे घर जाना है और तुम्हें भी अपने झुंड में लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वो सफर में आगे बढ़ने से पहले सारी तैयारी कर लेता है और अपना कपड़ा अल्फा से छीन कर वापस पहन लेता है। अल्फा को अलविदा बोल के वो अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है तो वो पलट के देखता है तो अल्फा उसके पीछे आता है। केड़ा उसे बोलता है कि मेरे पीछे मत आओ और लकड़ी उसकी ओर फेंकता है तो अल्फा उस लकड़ी को उठाकर वापस केड़ा के पास लाता है, मानो जैसे वो एक कुत्ता हो। अल्फा को जंगली सुअर दिखता है तो वो उसको केड़ा की ओर दौड़ाता है और केड़ा उसे मार नहीं पाता। अगली सुबह वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं और उसे खाकर सोने जाते हैं। अल्फा उसके पास आकर सो जाता है। अगली सुबह अल्फा केड़ा को अपनी जीभ से चाट कर उठाता है। वो दोनों पानी में खूब मस्ती करते हैं और अल्फा मछली का शिकार भी करता है। कुछ समय ऐसे ही बिताने के बाद ठंड का मौसम आ जाता है और ये लोग बर्फ में भी शिकार करते हैं। एक रात जब अल्फा और केड़ा साथ होते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आती है। वो भेड़ियों का झुंड होता है और वो अल्फा का परिवार होता है जो अल्फा को वापस ले जाने आते हैं और अल्फा उनके साथ वापस चला जाता है। अब ये सफर में अकेला आगे बढ़ता है। ठंड और बढ़ जाती है और ये आग जलाकर सोता है। वो सफर में आगे बढ़ता है। उसे भेड़ियों का झुंड दिखता है जिसमें अल्फा भी होता है। ये उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और जमे हुए तालाब में गिर जाता है। वो चाकू से सतह को मारने की कोशिश करता है और अल्फा ठीक उसके ऊपर होता है। दोनों एक साथ सतह को मारते हैं। इसका चाकू हाथ से छूट जाता है। जैसे तैसे वो चाकू को पकड़कर सतह पर मारता है और बच जाता है। ठंड के मारे वो कांपने लगता है और आग जलाकर सो जाता है। अगली सुबह सफर में आगे बढ़ते वक्त उसे एक इंसान और एक झोपड़ा दिखता है और केड़ा खुशी से उसे आवाज देता है। ये जैसे ही पास जाता है पता चलता है कि वो शख्स बर्फ में जमने की वजह से मर चुका है और झोपड़े में कुछ जरूरत का सामान नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। वो खांसता है तो खून उसके हाथ पर गिरता है। वो बाहर आता है तो केड़ा को उस इंसान के हाथ में तीर कमान दिखता है तो वो उसे ले लेता है और प्रणाम करके सफर में आगे बढ़ जाता है। आगे उसका सामना लकड़बग्गों के झुंड से होता है। उनसे जान बचाने के लिए वो एक गुफा में फिर से घुस जाता है। अल्फा एक तरफ देखकर घुर्राने लगता है
और वहाँ से एक ब्लैक पैंथर निकल के आता है। वो हमला कर देता है और अल्फा भी हमला कर देता है। ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, तब ये ब्लैक पैंथर पे तीर से हमला करता है और वो मर जाता है और अल्फा भी काफी जख्मी हो जाता है। केड़ा अल्फा का जख्म साफ करता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। अगली सुबह ये लोग सफर में आगे बढ़ते हैं तो केड़ा उसके पूर्वजों की समाधि के पास पहुंचता है और खुश हो जाता है कि वो अब तक सही दिशा में चल रहा था। कुछ देर आगे चलने के बाद केड़ा के मुंह से फिर से खून निकलता है। वो आगे बढ़ते हैं, रात होती है, वो आराम करते हैं और फिर से सफर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अल्फा गिर जाता है तो केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ता है। कई दिन चलने की वजह से वो अब थक चुका है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ना शुरू करता है और आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाता है और वही गिर पड़ता है। उसके माता पिता उसे जिंदा देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। केड़ा होश खोने से पहले बस इतना कहता है, अल्फा को बचा लेना। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और अल्फा भी उसके पास होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया है। असल में अल्फा एक मादा भेड़िया होती है जिसने गर्भवती होने के बावजूद पूरे सफर में केड़ा का साथ नहीं छोड़ा और केड़ा उसके पास आकर रोने लगता है। कुछ हफ्तों बाद उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं और इंसानों और भेड़ियों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। आखिरकार केड़ा, जिसने इतने खतरों का सामना किया था, अपने घर लौट आता है और अब अल्फा और उसके बच्चे भी उसके परिवार का हिस्सा बन चुके होते हैं और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।